आरजेकर कॉलेज मेडिकल कॉलेज में जो और मर्डर हुआ, डॉक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पूरा केस क्या है? क्योंकि उसके बारे में इतनी तरीके की थ्योरी, इतने तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी गई कि लोगों को अब केस ही समझ में नहीं आ रहा। इस घटना के बाद सुबह की घटना होती है और शाम में एफआईआर होता है। आप वहाँ पे इतने स्टाफ होते हैं कि जब इस तरीके की घटना होती है तो कोई ना कोई रिपोर्ट तो कर ही सकता है। उस रिपोर्ट में जो डिले है ये कहीं ना कहीं एक स्टेट फेल्योर दिखाता है अपने आप, और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तिरुपति लड्डू केस है, उसको भी उठाने वाले आप ही थे। जो तिरुपति का मामला ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पर्सन ने बाहर किया। तिरुपति मामले को वहाँ के ही जो लोकल डेवोटी थे, जो डेली जाते थे दर्शन करने, उनको जब ये पता चला तो उन्होंने कंप्लेन किया। बहुत सारे ऐसे फेक रेप केसेस होते हैं। अभी हमने अतुल सुहासकर का हमने मामला देखा। ये बातें कहीं ना कहीं ऐसी तो नहीं है कि भाई जो न्याय व्यवस्था है उसके अंदर हमारा जो विश्वास है उसको कम कर रही है। इंडियन सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, उसका एक टाइम है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम है जो लेता ही लेता है। जब ये मेंटेनेंस डिसाइड होता है किसी भी कोर्ट द्वारा तो वो उसके इनकम के बेस पे डिसाइड होता है। बात जो जहाँ तक रही कि फेक एलिगेशंस की, वो ज़्यादातर मामलों में होता है और मैट्रिमोनियल मामलों में तो बहुत ही है कि एक सेट फॉर्मेट है कि आप सपोज आए कि हमें जी इन पे ये एलिगेशन, शादी नहीं चली तो लड़की पक्ष का दी कि आप दहेज लगा दो, 377 लगा दो। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जो बर्डन है वो ज़्यादा है। एक एक जज के पास 200 300 मुकदमे हैं। इस चीज़ को फिर एक्सप्लॉइट भी बहुत किया जाता है कि वो फिर दूसरे तरीके से कैपिटलाइज कर लेते हैं लोग। आज जो है हमारा ये लगता है कि जुडिशरी से लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो आज एग्जीक्यूटिव काम करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वार्तालाप स्टूडियोज पे। आज हमारे साथ हैं सत्यम जी। सत्यम जी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और इसके अलावा दो बहुत महत्वपूर्ण केसेस वहाँ पर जैसे कि आरजेकर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो रेप और मर्डर हुआ था वहाँ पर डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा जो तिरुपति लड्डू केस, जो उस चीज़ को उजागर करने वाले भी और कहीं ना कहीं उसको अंजाम तक पहुंचाने वाले भी सत्यम जी है। सत्यम जी स्वागत है आपका। थैंक यू। सत्यम जी जरा अपने बारे में बताइए। तो मैंने हाई लेवल लोगों को बता ही दिया, आप कैसे इसमें आए और किस तरीके से आपकी ये जर्नी चालू हुई, और ये इतने दो महत्वपूर्ण केसेस के बारे में भी बताइए कुछ लोगों को। मेरी पहले तो मैं कॉमर्स स्टूडेंट रहा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारा बीकॉम रहा। फिर हम उस टाइम पे तो मैं सीए की तैयारी कर रहा था और सिविल सर्विसेज की, बट फिर एक मोड़ आया कि हमने लॉ किया, क्योंकि हमारे परिवार में बेसिकली पिताजी भी पुलिस ऑफिसर रहे और सारे लोग इसी में रहे, तो हमारा कुछ रुचि उस तरफ था नहीं। और हमने फिर बनारस से काशी विद्यापीठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन लिया जो है लॉ के लिए, कि जुडिशरी की तैयारी करेंगे। तो सिलसिला कुछ इस तरह से शुरू हुआ और मैं अपने सेकंड सेमेस्टर से एक इंटर्नशिप जो कहते हैं उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में आया। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो हमें काफ़ी धीरे धीरे जो पहला चैम्बर रहा हमारा काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक था, जिससे हमें इससे ऊर्जा मिली कि किस तरीके से प्रैक्टिस होती है, क्या है, और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ में आया वकालत का। जिसके बाद हमारा इंटरेस्ट, उसके बाद हमारे तो कई सारे अवसर भी मिले हमें काफ़ी अच्छे सीनियरों के साथ काम करने का। जैसे सलमान सर के साथ काम करने का मौका मिला, सिद्धार्थ लूथरा सर के साथ काम करने का मौका मिला। शुरुआती दौर में ही हमें सोली सोराबजी सर के साथ काम करने का मौका मिला। तो इन लोगों के साथ फिर हमने जस्टिस प्रमोद कोहली सर, जस्टिस वीके शुक्ला सर, राहुल जोशी सर, तो इन लोगों के साथ काम करने के बाद जो है लिटिगेशन में रुचि और बढ़ गई, क्योंकि ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी बड़े नाम हैं और इनको किसी भी तरीके के एक तरीके से इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो उनके साथ जब आप काम कर लेते हो तो आपको अपने आप एक डिफरेंट एनर्जी फील होती है और लगता है कि आप जो है वकालत ही बेहतर है। तो हमने उसी समय मैं जुडिशरी की तैयारी तो कर रहा था, बट फिर हमने उसको पूर्ण विराम दे करके हमने वकालत की तरफ ही अपनी रुचि बढ़ाई। पद्मश्री वेणुगोपाल जी के साथ काम करना कैसा अनुभव रहा? के वेणुगोपाल सर के साथ काम करना हमें लगता है कि मतलब मेरे लिए तो एक बड़े मतलब एक फॉर्चुनेट बात थी। मैं लकी था कि मुझे मौका मिला कि सर के साथ मैं काम कर पाया, और वो ऑफिस हमेशा मेमोरेबल है। वन ऑफ द आई थिंक आई से कि हम्बल पर्सन और सिखाना, और वो जो उस ऑफिस का जो एक एटमॉस्फेयर है होमली, उसके साथ काम करके हमें मतलब एक
तो कई सारी चीज़ें, काम करना ऐसे लोगों के साथ तो सिर्फ काम ही नहीं सीखता इंसान, एक व्यक्तित्व है जो उनसे आप सीखने को मिलता है कि इंसान कैसे आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद किस तरीके से रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें भी उनसे हमें सीखने को मिली। और उस टाइम पे आपका ये सबसे महत्वपूर्ण केस चल रहा था आपका पुत्तस्वामी जजमेंट, जो आधार कार्ड वाला मैटर चल रहा था। तो उसमें भी मैं सर की वजह से जो है मौका मिला मुझे सर के साथ, उस टाइम मैं सर के साथ ही था काम करने के लिए। और सर उस टाइम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी थे, तो काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सपोजर मिला और काफ़ी ही मुझे लगता है कि काफ़ी एक इनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा सर के साथ। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आरजेकर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में जो ये रेप और मर्डर हुआ, डॉक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो पूरा केस क्या है? क्योंकि उसके बारे में इतनी तरीके की थ्योरी, इतने तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन वो लोगों के बीच में मतलब फैला दी गई कि लोगों को अब केस ही समझ में नहीं आ रहा। देखिए, जो आरजिकर मेडिकल कॉलेज का जो मामला है, अगर आप मतलब एक इस एज ए लॉयर देखें या क्योंकि देखिए एज ए लॉयर पर्सपेक्टिव से देखना एक डिफरेंट है और एक कॉमन मैन की तरफ से देखना एक डिफरेंट है। दो ये सबसे ज़्यादा एक हीनियस इंसिडेंट हुआ आरजिकर मेडिकल कॉलेज में और सब बहुत सारे लूप होल्स हैं इसमें। क्योंकि मैं इस केस को, मेरे ही केस पे ये याचिका एक्सेप्ट हुई जो है, पहले मैंने डॉक्टर मोनिका सिंह की तरफ से सुओ मोटो पिटीशन फाइल किया था, उस पे ही एक्सेप्ट हुआ। देन मैं जो है फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उन्हीं हमारे ही पिटीशन के डिमांड पे वहाँ पे पैरा फोर्सेज अपॉइंट हुआ। और फिर जो उन्होंने नया दूसरा बनाया जो है नेशनल टास्क फोर्स बनाया, उसमें भी हमने इंक्लूजन के लिए कि जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है ये दे आर द रियल वार हीरोज, इस मेडिकल कॉलेज को लेकर के उनका जो ग्रीवांस हो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो इनको मैंने रिप्रेजेंट किया। बट मैं आपको जो बताऊं, सवाल यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये है कि ये सिर्फ रिवेंजिव इंसिडेंट है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, हम इसे पहली बात तो जैसे कई लोग आप देखे होंगे तो सोशल मीडिया पे कई सारे लोग कभी निर्भया से कंपेयर कर रहे, कभी किसी से कर रहे। ये मेडिकल कॉलेज में होना, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो पहले तो मैं आरजिकर मेडिकल कॉलेज का इतिहास बता दूं। आरजिकर मेडिकल कॉलेज का इतिहास पहले भी ऐसा रहा, 2011 में, फिर 2015 में, इसके पहले भी कई सारे डॉक्टर्स की इसी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हुई और जिसमें हमें लगता सिस्टम का मिलना बिना मिले संभव नहीं है और फिर भी कॉलेज चल रहा। इस घटना के बाद सुबह की घटना होती है और शाम में जो है क्या बोलते हैं FIR होता है। और मेडिकल कॉलेज में आप किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज या कोई भी मेडिकल कॉलेज हो, आप वहाँ पे इतने स्टाफ होते हैं कि जब इस तरीके की घटना होती है तो कोई ना कोई रिपोर्ट तो कर ही सकता है। तो उस रिपोर्ट में जो डिले है ये कहीं ना कहीं एक स्टेट फेल्योर दिखाता है अपने आप में, और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और जहाँ तक देखिए कहना नहीं चाहिए क्योंकि अभी भी केस चल रहा है, सो इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट करना तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जब तक मैटर पेंडिंग रहता है बिफोर कोर्ट तो उस पर हम किसी भी तरीके के कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। बट हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो मेरा अपना वो है, क्योंकि जिस तरीके की घटना है, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि आप देखिए कि जो घटना हो रही है एक्चुअल में हुआ क्या था वहाँ पर, जो लोगों को अब पूरे तरीके से समझ में ही नहीं आया। जब ये केस होता है तो इतने एक सेट ऑफ टीम्स खड़ी कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो बंगाल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। अभी तक लोगों को समझ में ही नहीं आया कि इतने दिन इन न्यूज़ चलने के बाद भी कि वहाँ पर एक्चुअल में घटित क्या हुआ था। देखिए एज पर द FIR वहाँ पे ये कहना है कि जो डॉक्टर उन डॉक्टर का जिस तरीके से जो घटना को अंजाम दिया गया, वहाँ के ही स्टाफ थे जो है उनके द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए जब क्राइम होता है, क्राइम में कई तरीके की थ्योरी होती हैं, ठीक है। एक रिवेंजिव थ्योरी होती है, एक बेसिकली क्या होता है कि हमने किसी को मारना है तो क्या है, किसी का मॉडस ऑपरेंडी क्या है, मोटिव क्या है, हाँ मोटिव क्या है। तो उस मोटिव में भी कई सारे लेयर होते हैं कि किस मोटिव से, कई बार रिवेंज का स्टेट मतलब किस लेवल का रिवेंज है। तो इन सब चीज़ों पे फर्क पड़ता है। जो क्राइम करने वाला उसका मेंटल सिचुएशन क्या है, क्या वो साइकोपाथ है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रूटल, एक तरीके से इट्स अ वेरी ब्रूटल रेप एंड मर्डर केस। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मैं आपको उसका थोड़ा सा बताता हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करीबन आँख में चश्मे
जो धंस गए उसके पार्टिकल्स मिलना, और इंटरनल पार्ट्स में कई सारे जो है मिलना कपड़े या इस तरीके के। तो इससे ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं किस ग्रूसम लेवल की ये इंसिडेंट है। और बात देखिए क्या है कि खैर इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को एक्सेप्ट करके सबसे बड़ी बात है कि मैसेज दिया है कि इस तरीके की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर एक्टिवली एक्शन होगा। और उसके बाद सीबीआई भी बैठ गई है, इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आना है इस पर। अब देखिए क्या आता है, क्योंकि सीबीआई तो अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन होता क्या है कि ऐसे मामलों में बहुत सारे एविडेंसेस ख़त्म हो चुके हैं। तो जो एक ये चीज़ होती है कि हम देखते हैं कि वहाँ पर ये भी हुआ कि बहुत सारी भीड़ भी आई थी, वीडियो भी वायरल हुई और वो बहुत सारी चीज़ें तोड़ फोड़ भी हो गई। जो एविडेंसेस को ख़त्म भी करना होता है वो खुद भी एक क्राइम होता है। जी, ठीक है। अब ये क्राइम तो एक नोट हो गया, लेकिन जब एविडेंस ही ख़त्म हो गए तो हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच भी नहीं सकते हैं कि वो तो फिर स्पेकुलेशंस हो जाती हैं सारी कि भाई ऐसा होता ऐसा होता। उस दौरान जनरली होता क्या है जब एविडेंस खत्म हो देखिए जाता है? कोर्ट तो बेसिकली एविडेंस बेस्ड है। ठीक है, एविडेंस बेस्ड है। एविडेंस किसके अगेंस्ट कितना आता है, क्योंकि कागज़ पे ही सारा खेल है कोर्ट का। और किस तरीके से डिक्लेरेशन, ऐसे इसमें तो डाइंग डिक्लेरेशन भी नहीं है। फिर आते हैं विटनेसेज कि जो आसपास विटनेस है, तो पहला तो इन्हीं सब एविडेंस, ये सारे एविडेंस के पार्ट हैं, चाहे विटनेस हो गए, चाहे डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, चाहे उस टाइम पे जो एविडेंसेज हैं। तो उसमें से बहुत सारे एविडेंसेस, जो क्राइम सीन था उसको तोड़ फोड़ देना है ना, और बहुत सारी ऐसे इस तरीके की घटनाओं से कई सारी चीज़ों को उन्होंने डेमोलिश तो कर दिया है। अब जो बचा है उस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे की जाती है, पोस्टमार्टम बहुत जल्दी जल्दी कर दी है। इस तरीके की भी बहुत सारे लूप होल्स निकल के आए हैं बाहर। अब उसमें देखने को ये आता है कि सीबीआई अपना रिपोर्ट क्या करती है, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है थोड़ा सा। चार्जशीट उन्होंने जमा कर रखा है, 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट भी इस पर जजमेंट देती है। देखिए वो किस तरीके की जम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो अभी फ़िलहाल वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट है उस बेसिस पे अपना न्याय, जिस तरह जो जजमेंट है उस पे आधारित होगा। अभी बाकी जो है कोलकाता हाई कोर्ट में, क्योंकि वहाँ से ये आया था कि वहाँ से मैटर हटा करके सुप्रीम कोर्ट ही ले आया जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, जहाँ का मामला है उसी न्यायालय में चलेगा। अब अभी ये चलेगा मामला किस तरीके से चलता है, ट्रायल कैसे चलता है, क्योंकि अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। और ये सब सारे मुद्दे जो है ड्यूरिंग ट्रायल निकल के आते हैं कि एविडेंसेस के साथ किस तरीके से छेड़खानी की गई है, किस तरीके से नहीं किया गया, किस तरीके से टैम्पर किया गया। तो ये सब उस ड्यूरिंग ट्रायल बातचीत की जाती है। अभी ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में है या कलकत्ता हाई कोर्ट में है, या फिर अभी जो फैसला जजमेंट आना है 18 को वो किस चीज़ को लेकर के आना है स्पेसिफिकली इस पूरी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, आपने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन पूरी तरीके से अलग है। सुप्रीम कोर्ट में मामला तो सिर्फ इस बात पे आधारित है कि वेदर द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन टू बी डन और नॉट। ओके। ये तरीका था। आगे इस तरीके की घटनाओं को रोका कैसे जाए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट, हाँ प्रिवेंटिव कैसे हो, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाया। अब जो ट्रायल है, जो ट्रायल होता है, जो एक लॉन्ग प्रोसेस है, वो जो है ट्रायल कोर्ट में चलेगा, वहाँ के लोकल कोर्ट में चलेगा। बाकी उससे रिलेटेड अगर कोई मुद्दा है जो चल रहा है तो वहाँ के हाई कोर्ट, वहाँ के ही जुडिक्शन के जो कोर्ट हैं उसमें चलेगा। सुप्रीम कोर्ट 18 को अपना इन सब चीज़ों पे कि एनटीए पे जो रिपोर्ट आई है, क्या प्रिकॉशन सरकार ने लिया है, क्या स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है कि आने वाले समय में इस तरीके की कोई घटनाएं ना हो, उन सब चीज़ों पे जो है केस सुप्रीम कोर्ट में था। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, जो तिरुपति लड्डू केस है उसको भी उठाने वाले आप ही थे। उसके उसमें जितना लोगों को ये पता है कि भाई कुछ चर्बी या फिर कुछ मिलावट की गई, जिससे हिंदुओं की जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा अहित हुई, मतलब उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लोग बहुत ज़्यादा आहत भी हुए ये चीज़ सोच करके कि भाई हमारा एक मतलब देव स्थान है, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। जरा लोगों को उस केस के बारे में और बताइए क्या था वो। देखिए तिरुपति मामले में तो क्या हुआ कि इनका एक टेंडर होता है बेसिकली, और एक प्रॉपर सिक्योर प्रोसेस होता है उस टेंडर देने का, फिर टेंडर से जब वो घी आता है उसको चेक करने का। और ये पिछले जो तिरुपति का मामला ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पर्सन ने बाहर किया।
तिरुपति मामले को वहाँ के ही जो लोकल डेवोटी थे, जो डेली जाते थे दर्शन करने, जब वो प्रसाद को, क्योंकि डेली डेवोटी जो है जब डेली दर्शन के लिए जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन जा रहे हैं, तो प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्हें पता भी है कि स्वाद कैसा होता है। जब उन्हें इस तरीके के कुछ वहाँ के जो दर्शनालु थे, उनको जब ये पता चला तो उन्होंने कंप्लेन किया। उस कंप्लेन के बेसिस पे जो है वहाँ की संस्था का ही रिपोर्ट था कि इसमें जब उन्होंने चेक किया तो उनको इस तरीके की चर्बी और इस तरीके की चीज़ें मिली। उस पर हमने जो है, उस पर सुरेश चौहान के जी की तरफ से, सुदर्शन न्यूज़ के, हाँ, सुदर्शन न्यूज़ वाले सुरेश चौहान के जी की तरफ से हमने याचिका दाखिल की थी कि आप इसमें एक इंडिपेंडेंट SIT बनाएं जो है, और इसमें 5 मेंबर की SIT बनी हुई है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे ही केस पे 5 मेंबर की SIT बना दिया है कि इन्वेस्टिगेशन हो कि इस पर क्या है क्या नहीं है। तो अब देखिए उसका रिपोर्ट कब आता है। तो खैर उसको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से जीत लिया। एक ये एक महत्वपूर्ण विषय जो आपने पहले भी उठाया, पैरालंपिक जो उसमें जो करप्शन है, और एक तैराक है कर्माकर जी, उस मुद्दे को आपने उठाया था। वो पूरा मुद्दा क्या था, और वो पैरालंपिक और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर किस टाइप से करप्शन होता है, एक बार लोगों को बताइए ताकि जन सामान्य भी जान सके कि भाई ये किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए, देश की विडंबना हमारे ये है कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एफिलेटेड है गवर्नमेंट से। बट सवाल ये है कि ये नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक यही अपने आप को, मतलब यही जो है यहाँ के पैरा एथलीट है उनको रिप्रेजेंट करती है, जिसमें जो है गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता नहीं है। ये इनका अपना एक बायलॉज है, जिसको ये जब चाहें तब बनाएं, जब चाहें तब उसमें अल्टरकेशन करें। और पैरालंपिक में जब हमारे पास प्रशांत कर्माकर जी आए थे तो उस टाइम पे इनको 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अच्छा, हाँ, ये इंटरनेशनल लेवल तक गए और काफ़ी अच्छा, अब आपको मैं बताऊं, करीबन 50 से ज़्यादा इन्होंने मेडल जीते, अर्जुना अवार्डी रहे। तो उनके केस के बाद उनके केस को लड़ते वक्त हमने इस पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया। तो इनके अभी करंट मिनिस्टर इनके प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, इंद्रजीत राव करके, उन्होंने उनको भी सस्पेंड कर दिया था। इस तरीके का उनका अपना राव इंद्रजीत जी हरियाणा में रेवाड़ी से हैं। हाँ, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, उनको भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, हटा दिया था। तो इस तरीके का है। बट और सरकार इस पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को 2-3 बार सस्पेंड कर चुकी है। एक बार 2011 में, एक बार 2015 में, और एक बार और वो मुझे ईयर याद नहीं आ रहा। तो कई बार सस्पेंड भी हो चुका है अपने इन सब इलीगल एक्टिविटी के कारण। तो क्या इलीगल एक्टिविटी करते हैं? इलीगल एक्टिविटी यही है, एथलीट के साथ, पैरा एथलीट्स के साथ भेदभाव करना, घपलेबाजी करना, अपने तरीके से मनमानी करना। क्योंकि देखिए, सरकारी संगठन, अगर एक कोई सरकारी ढांचा है और एक प्राइवेट ढांचा तो हम अपने तरीके से चलाएंगे, अपनी मनमर्जी से चलाएंगे। आप हमारे फेवर में हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमारे फेवर में नहीं हो, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है उन जेन्युइन पैरा एथलीट्स या एथलीट्स का होता है, जो एक्चुअल में उनके पास पोटेंशियल है, बट वो इनके पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं। सो प्रशांता कर्माकर वॉज वन ऑफ द एग्रीव्ड पर्सन हु केम टू मी। तो उस ड्यूरेशन में हमने जब किया तो पता चला कि ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद खैर हमने एक्शन भी लिया था। और अब देखिए, इस पे खैर हमने सरकार क्या करती, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके अंडर ये काम करते हैं, साई के, हाँ। लेकिन अपने देश में इस तरीके का कोई ऐसा संगठन नहीं है सरकार द्वारा जो पैरा एथलीट्स को जो है क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट करे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल। तो यही एक NGO है, यही रिप्रेजेंट करती है नेशनल इंटरनेशनल लेवल। जी, पैरा एथलीट है तो फिर इसमें कई सारे हैं, उसमें अपना करते हैं। बट मैं बता रहा हूँ कि ये वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें करप्शन लेवल की, मतलब किस लेवल की इंटेंसिटी है, आपको क्या नज़र आता है कि भाई इसके करप्शन? देखिए क्या होता है कि अब हम सरकार से फंड ले रहे हैं, ठीक है, फंड यूटिलाइजेशन अब हम एथलीट अपने मन से चुन रहे हैं। उनको देखिए 10 लोगों को हमने खिलवा तो दिया, किस तरीके से चयन करना सिलेक्शन प्रोसेस है, हम सारा ऑन पेपर तो सारा फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लेकिन जेन्युइननेस कितनी है उसका कोई पता नहीं है। क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जब राव इंद्रजीत जैसे लोगों का, जी ये सब मिनिस्टर जैसे लोगों को ये हटा रहे हैं, और अभी ठीक है, इनके यहाँ प्रेसिडेंट वैसे ही है, इस जस्ट एक डमी कैंडिडेट की तरह, जब जिसको चाहें उसको बनाएं, जिसको चाहें जिसको हटाएं।
इस तरीके से इनका अपना संगठन चल रहा है। और एक बाइलॉज है जिसको आप 4 लोग बैठ करके अमेंड कर दिए। आज आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है, कल को बाइलॉज अमेंड करना तो है। और इनको इंटरनेशनल लेवल पे भी एक बार ये बैन कर दिए गए थे, लेकिन चूंकि इनका नेक्सस ऐसा है कि चल रहे हैं। अभी हम जो ये है फिर ये किस कंक्लूजन पे पहुंचे? गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं? गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव क्या, देखिए कुछ टाइम तक बैन कर देती है, फिर अपना कुछ इधर उधर अपना बातचीत करके कुछ दिन बंद रहते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को अपना एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहिए। इन NGOs को हटा के इनको भी रहें, बट हाँ इन एक कहीं तो फिल्टर हो, कोई चेक कोई क्रॉस एंड चेक बैलेंस हो, वो कोई है नहीं। और जब बात नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक है तो वहाँ पे हमें लगता है कि एक सरकारी सेटअप होना चाहिए। सरकार का अपना खुद का मैकेनिज्म हो जो चेक करे कौन जाने लायक है, कौन जाने लायक नहीं है। एक प्राइवेट संस्था जो है कितना भी करेगी तो वहाँ पे फेवरेटिज्म अपने आप है, एक नेचुरल प्रोसेस है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो होगा ही होगा, कि जिसको अपना है वो उसको करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो उस दौरान निकल करके आई थी जब मैंने पैरालंपिक। और मैं खैर दूसरे ड्यूरिंग कोविड में मैंने नरेश शर्मा है जो है 5 टाइम पैरालंपियन रहे, इज शूटर, 5 टाइम पैरालंपियन शूटर, उनके साथ भी इन्होंने वैसे ही किया। उन जाते जाते मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप नरेश शर्मा को ओलंपिक में भेजेंगे, हाँ पैरालंपिक में भेजें, लेकिन आप सोचिए कि इनका इस तरीके का नेक्सस है कि उन्होंने उस पर भी नहीं भेजा। ओके हाँ, कुछ ना कुछ फिर वो ये सुप्रीम कोर्ट ने अगर उनको कर दिया, उनके जो फैसले उसको डिफाई किया, तो ये नहीं, देखिए मैं बता तो रहा हूँ अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भेजो। अब ये क्या कि अपनी टीम भेज सकते थे। अब इन्होंने अपना वहाँ पे, मैंने वही बताया कि इनका इस तरीके का नेक्सस है। कभी इन्होंने बोला जी हमने टीम तो ऑलरेडी भेज दी, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हमने उसको ऑलरेडी भेज चुका हूँ। ओके तो अब ये प्रोसेस करना, अब कहीं पे वहाँ पे भी क्या है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी मजबूर है, क्योंकि ये सारी टेक्निकल चीज़ें एक लॉन्ग वे प्रोसेस है, तो उसमें भी कोर्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं है। वो तो प्राइमा फेसाई जो एविडेंस है, जो सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों को देख करके डिसाइड करती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनका नेक्सस किस स्तर तक है कि मिनिस्टर से लेकर हाँ, ये सुनते नहीं है अपना। इनका है कि ठीक है बैन हो गए, फिर बैन अपलिफ्ट हो जाएगा, फिर चलेंगे हम, फिर करते रहेंगे। वो बाईपास कर रहे हैं कोर्ट के फैसले को भी। अच्छा, अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण अभी एक शब्द बोला आपने, कोविड-19। मैं आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मेरे को मालूम चला कि कोविड-19 के अंदर जो सैनिटाइज़र और जो मास्क की कालाबाजारी है उसकी रोकथाम, मतलब जो आपने इनिशिएटिव लिया उसी की वजह से हो पाई। और दूसरा, आपने जो छात्रों की फ़ीस है उस दौरान, क्योंकि लोगों के काम धंधे चल नहीं रहे थे, तो एक बहुत जेन्युइन डिमांड थी कि इस दौरान जो फ़ीस है उसको माफ़ कर दिया जाए। जबकि हमने देखा स्कूल के अंदर वो चाहे बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने फीस वो जारी रखी। थोड़ा सा उसके बारे में और बताइए। ठीक है, उसमें 22 तारीख के आसपास लॉकडाउन लगा, 22 मार्च के आसपास। और फिर हमारी एक NGO भी है, जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन करके, तो उसके थ्रू ही हम लोग ये सोशल कॉज पे टेकअप करते हैं। तो उसमें हमें कुछ वहाँ पे हमने कुछ लोगों ने, हमारे साथ के लोगों ने डिसाइड किया कि हम मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लोग गए खरीदने, तो इसकी स्टोरी यहीं से शुरुआत हुई। हम लोग गए खरीदने और कैंपस GTB नगर ही रहते थे, तो वहाँ पे हमने मास्क मांगा कि आप मास्क दे दो। अब चूंकि सर्जिकल मास्क जो है हमेशा से 10-5 रुपये सरकारी हॉस्पिटल में या तो फ्री रहता है या तो 5 या 10 रुपये का रहता है। बट उस ड्यूरेशन में कोई दुकान उसी सर्जिकल मास्क को कोई 35 रुपये में बेच रहा है, कोई 65 रुपये में बेच रहा है, कोई 50 रुपये में बेच रहा है। और जो है क्या बोलते हैं, सैनिटाइजर 150 रुपये 200 रुपये में, वो भी सबसे छोटी वाली CC अगर आपको याद हो तो वो बेचते थे। तो मुझे लगा कि इस स्तर पे कैसे बेच सकता है कोई, कि जो कोई पहले से ही प्री डिसाइडेड चीज़ें हों तो उस पर बेचना अपने आप। तो फिर मैंने उस पर वहाँ तुरंत FIR के लिए पुलिस को कॉल किया। फिर हमने डिसाइड किया कि हम इस पर जो है एक्शन लेंगे, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे सोशल वर्कर हैं जो ये काम करना चाहते हैं, या फिर क्योंकि ये नेसेसिटी थी, ठीक है, ये समय के हिसाब से नेसेसिटी में आता है, तो हमें लगता है कि सरकार इस तरीके की चीज़ों को रोकना चाहिए।
तब सरकार ने हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में और सरकार ने उस पर कर भी दिया था शायद 24 मार्च के आसपास, 24 से 27 मार्च के आसपास सरकार ने एक सेट कर दिया था कि 8 रुपये और 50 रुपये निर्धारित कर दिया था कि 5 से 10 रुपये के बीच में मास्क और 50 रुपये तक सैनिटाइजर जो है दिया जाएगा, इससे ऊपर कोई नहीं ले सकता। उसके बाद भी इन लोगों की कालाबाजारी शुरू थी, तो हमने फिर सुप्रीम कोर्ट में पैन इंडिया लेवल पे हमने एक याचिका दाखिल की अपने एनजीओ की तरफ से, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि सारे जितने भी, और कई जगह उसके बाद तो काफ़ी जगह पे छापे रेड पड़ना शुरू हुए, तो उसके जस्ट विद इन 4-5 डेज हमने इसको कर्व किया। उसके दौरान तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सामने आई कालाबाजारी के अंदर? कालाबाजारी में देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो जिस तरीके से अब क्या है कि वो लाइफ एंड डेथ का सवाल था। अब आपके सामने यही था कि अगर आप मास्क और सैनिटाइजर यूज नहीं करेंगे तो आप कोविड से कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगे। तो लोगों में डर भी था, हर कोई मजबूरन खरीद रहा था, तो उस टाइम पे नेसेसिटी हो गई थी। तो सरकार ने इसको नेसेसिटी गुड्स एंड नेसेसिटी में इस पूरे पर्टिकुलर इन दोनों चीज़ों को लेके आए कि इनको नेसेसिटी गुड्स में डालो, इस पर कोई जीएसटी नहीं, कुछ से सारी चीज़ें इस पर उन्होंने निर्धारित किया। तो ये आवश्यकता चीज़ें थी और हर किसी को लेना, तो आप देखो हर कोई मास्क, सरकार ने कंपलसरी भी कर रखा था कि आप मास्क पहन के ही घूमेंगे, आप कहीं भी जाएंगे तो सैनिटाइजर यूज करेंगे, तो और आपको खरीदना ही खरीदना है। तो लोगों का मेंटलिटी था, तो जो लोगों का मेंटल स्थिति है, एक आपदा को अवसर में बनाने का काम जो है, हर समय कुछ न कुछ एक वर्ग हमेशा इस चीज़ के लिए बैठा रहता है कि अगर आपदा है तो हम उसको आपदा में अवसर क्रिएट करें, तो उन लोगों के लिए था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के, उसके तुरंत बाद फिर कर भी हुआ, फिर दूसरा फिर चलने लगा स्कूल फीस का, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था। हाँ, परेशान थे जन। तो मुद्दा उसमें ये था कि देखिए पहले सारे डेवलपमेंट फीस ऐड करते थे, अगर जैसे एक होता है ट्यूशन फीस के बाद बाकी सारी फीसेज ऐड कर रहे थे। तो अब आप जा नहीं रहे हो, तो आपका डेवलपमेंट कुछ हो नहीं रहा, हम ना आपका वाटर यूज कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो कुछ हो तो रहा नहीं। बट जो बिल ये देते थे स्टूडेंट फीस को, जो ये फीस देते थे उसमें सारा ऐड करते थे। अच्छा, कोई मोरेटोरियम भी नहीं कि अगर बच्चा जो है क्या बोलते हैं नहीं फीस दे पा रहा, हाँ तो 3 महीने बाद दे दें, हाँ 2 महीने बाद दे दें या कुछ समय दे दें। तो हमने उस पर सुप्रीम कोर्ट में जो है क्या बोलते हैं याचिका दाखिल की थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप हाई कोर्ट कंसीडर करें इन सब चीज़ों को, क्योंकि इसमें बहुत सारी, तो उसके बाद तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, कई सारे हाई कोर्ट्स ने, मद्रास हाई कोर्ट ने इस पे एक्शन लिया। तो इसमें क्या फैसला आया, क्या वो? इसमें मेरे पे तो खासकर ऐसा कुछ नहीं है, बट मद्रास हाई कोर्ट ने इस पे जो है किया था, फिर कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया था, कई सारे हाई कोर्ट ने एक्शन लेना शुरू किए इस मैटर के बाद। तो उन्होंने बोला कि आप ट्यूशन फीस से ज़्यादा जो है नहीं ले सकते। फिर हमने मणिपाल यूनिवर्सिटी के, मतलब एक स्टूडेंट के थ्रू मणिपाल यूनिवर्सिटी का अगेंस्ट किया कि आप जो हो उस बच्चे को उन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं देने दे रहे थे, देन दे अलाउड। तो ये सब चल रहा है। तो होता क्या, बेसिकली एक अवेयरनेस की बात है। जब कोई भी एक हाई कोर्ट या कोई कोर्ट जब एक्शन लेना शुरू करती, तो आप जो एक प्राइवेट संस्थाएं हैं जो मनमानी अपना करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं एक दबाव बनता है। उनको ये लगता है कि कोई ना कोई हमारे खिलाफ एक्शन लेने को है अगर हम कुछ करते हैं तो। हाँ, वो चेक उनके ऊपर रहता है और कहीं ना कहीं सरकारें भी दबाव में आती हैं। और ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं मोरली लोगों के मतलब जन सामान्य से जुड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई से बड़ा तो आज हमारे मिडिल इनकमिंग फैमिली के लिए कुछ। देखिए, राइट टू एजुकेशन तो हमारा फंडामेंटल राइट है, बट अगर इम्प्लीमेंटेशन देखें तो आज क्या है कि हमारा समाज बेसिकली जिस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, अगर आप देखें तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेना था तो हमने कभी कोचिंग नहीं ली किसी भी चीज़ पे, और घर पे खैर कोचिंग लेने का कोई ऐसा रिवाज भी नहीं था, कोई कल्चर भी नहीं था। ये प्रेशर खुद ही था कि आपको एंट्रेंस निकालना और एडमिशन लेना है। उसके बाद हमने बनारस यूनिवर्सिटी में भी, जब हमने काशी विद्यापीठ में भी जब एडमिशन लिया, उसमें भी एंट्रेंस देख के, तो ऐसा किसी तरीके घर वाले नहीं, ऐसा खुद पढ़ना है, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उसी पे करना है, एक सेल्फ प्रिपरेशन। लेकिन अगर आज के समय में आप देखो तो बिना कोचिंग का कोई नहीं, छोटा बच्चा है, हमें लगता है नर्सरी क्लास से ही वो स्कूल भी जा रहा है और कोचिंग ट्यूशन भी जा रहा है। तो ये हमने सामाजिक स्ट्रक्चर जो बना दिया है, वो हमें लगता है कि आज के पेरेंट्स पे अपने आप में बहुत ज़्यादा बर्डन है। ऐसा नहीं है कि स्कूल अच्छे नहीं थे तब या अब अच्छे नहीं हैं,
बट हमारा एक जो माइंडसेट है कि हमें इसी तरीके से करना है, प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसका कारण भी है कि लोग प्राइवेट स्कूल में भेजने का, क्योंकि सरकारी स्कूलों पे उस तरीके का कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मान लीजिए दिल्ली गवर्नमेंट अपना कर रही है, यूपी में भी, मतलब लोग कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें हैं कि लोग सरकारी स्कूलों पे दबाव बना रहे हैं पढ़ाने के लिए या जाने के लिए, उनको बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने हाँ। के लिए। तो हमें लगता है इस तरीके का कंपटीशन तो एक अच्छा था, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट का जिस तरीके से भी रहा हो, बट स्कूल वाला तो मुझे लगता है कि ये मॉडल हमेशा है कि हाँ, स्कूल, हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए अगर बच्चों को एडमिशन की बात है तो हमें लगता है एक आम जनता के लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि बेस्ड हम एजुकेशन पॉलिसी पे ही हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि अभी आपने ये OTT हैं जैसे अमेजन और नेटफ्लिक्स हो गए और बहुत सारे आ गए हैं राज कुंद्रा का अलग ही था। हाँ। उसके ऊपर उनके ऊपर एक चेक और बैलेंस जो एक आया कि रेगुलेशन जो आए, जो कानून जो उनके ऊपर उनका निर्माण हुआ, उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। OTT कहीं न कहीं हमारे को जब ये लगता था कि उसके ऊपर कुछ भी परोसा जा रहा था, और जैसे कि मूवीज़ वगैरह में कहीं तो कुछ चेक बैलेंस है, कुछ अपना ये था कि कोई बोर्ड था, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं था। इसके अंदर तो वल्गैरिटी, मतलब नग्नता, कुछ मतलब कोई चेक बैलेंस ही नहीं, फूहड़पना, गाली-गलौच, कोई वो नहीं था। उसके उसके लिए वो कितना चैलेंजिंग था जब उसके लिए आपने काम किया? इसमें हमने 2017 की बात है ये, और 2017 में नया नया नेटफ्लिक्स OTT राइज किया, और उस टाइम पे सैक्रेड गेम्स, मिर्ज़ापुर, ये सब आए थे। तो हम लोग वॉच ही कर रहे थे। तो होता है क्या है कि क्रिमिनल प्रैक्टिस का एक ऐसी चीज़ है ना कि आप थोड़ा सा लॉ पढ़ने के बाद हर चीज़ थोड़ा आपका दिमाग भी चलता है, क्योंकि जनरली आप अगर मूवी वूवी देखेंगे तो अगर आप मान लीजिए किसी भी तरीके का अल्कोहल यूज कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो एक डिस्क्लेमर आता नीचे कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है समथिंग। लेकिन अगर आप OTT पे देखें तो मेजरली अभी भी बहुत सारे OTT पे इस तरीके का कोई डिस्क्लेमर नहीं है जब ये करते हैं। तो दूसरी चीज़ क्या है कि CBFC है। CBFC एक बोर्ड है, फिल्म सर्टिफिकेशन का बोर्ड है। अब ये डिसाइड करती है कि कौन सी मूवी को आप स्ट्रीम करोगे, कौन सी मूवी सिनेमा हॉल में जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी, उसको कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 18+ है, 16+ है, 13+ है, ये डिसाइड करती है। लेकिन अब जब OTT की बात करें तो हमेशा देखिए ना, आप आता था नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, प्राइम वीडियो ओरिजिनल, तो इसका मतलब नो फिल्टर नथिंग। अब ये क्या करते थे, ये करते, ओरिजिनल से क्या मतलब है? ओरिजिनल से मतलब ये है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई कट नहीं है। ओके। हाँ, कोई कट नहीं। ओरिजिनल का मतलब ये है कि कोई कट नहीं है, इसको डायरेक्ट स्ट्रीम किया जा रहा है एज इट इज। ओके। अच्छा, अब उसमें कोई फ़ायदा नुकसान वाली बात नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, देश हमारा कई सारे, मतलब एक होता है वसुधैव कुटुंबकम की तरह चल रहा है। हमारे देश में हर समाज के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, और सेंटिमेंटल भी हैं। हमारा अगर देखिए तो पूरा अपना देश ही एक सेंटिमेंट पे बेस्ड है। तो उसमें क्या होता है कि, और दूसरी बड़ी बात है कि ये तो चलिए एक दूसरा पहलू है देखने का। पहला पहलू अगर लीगली देखें, कानूनन रूप से देखें, तो एक संस्था जो पूरा बनाया हुआ है सरकार का, उसको ये बाईपास कर रहे हैं। कि मतलब सपोज हमने कोई फिल्म बनाई, अब हमें लगता है कि आप CBFC के डायरेक्टर हैं या उस पे जो हैं, आप इसको जो है नहीं पास करेंगे, आप हमको सिनेमा में नहीं डालने देंगे, इसको चलाने देंगे, तो हम क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स या किसी भी OTT, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, सोनी लिव, किसी पे डाल देंगे। अब हमें ज़रूरत भी नहीं है, हम बेच भी रहे हैं। इसको ये करते थे बाईपास। फिर हमने जो है क्या बोलते हैं, उस टाइम हमने डाला RTI। हमने, मुझे लगा कि पहले देखते हैं कि इस पर क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो उसमें और शॉकिंग रिप्लाई आया कि इस पे तो कोई कानून ही नहीं है अपने देश में। अच्छा, उस वक्त तक लोगों को पता भी नहीं? हाँ, उसको तो कोई पता नहीं उस टाइम पे तो, लाइक खैर। और इसमें तो काफ़ी ज़्यादा बैकलेस हमें सहना भी पड़ा जब हमने इस केस को जो है दिल्ली हाई कोर्ट में पहली बार फाइल किया। तो उस टाइम पे हमें लगता है कि आप सोशल मीडिया, ट्विटर और ये सब उठा के देखेंगे तो ढेर सारी मेरे खिलाफ, मतलब गालियाँ और बहुत सारी धमकियाँ, इस तरीके की चीजें आई कि मुझे क्या हाँ, क्योंकि आपने बहुत सारे, एक बहुत बड़ा एक माफिया है, बॉलीवुड माफिया। हाँ, तो उसमें तो आपका ये दिल्ली क्राइम में जो बना है एक एक्टर है अनवर,
जो डेली क्राइम में आपका कमिश्नर बना हुआ, उसने स्पेशली ट्वीट किया कि जो है क्या बोलते हैं इनके खिलाफ तो ये बीजेपी फंडेड हैं या फिर किसी से इस तरीके से बहुत सारे लोग की बीजेपी फंडेड हैं, फलाना फंडेड हैं, इजी मनी क्रिएट कर रहे थे। हाँ, तो क्योंकि उनके लिए तो इजी मनी था और ये मिलियंस ऑफ बिजनेस है ना, आप सोचो कि मिलियन डॉलर बिजनेस है और लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो पहला तो मेरा सवाल ये था कि अगर नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम कोई यहाँ का तो है नहीं, ये सारे फॉरेनर, फॉरेन कंट्रीज के वो है, तो अगर वो हमारे देश में बिजनेस कर रहे हैं तो पहले तो हमारे देश का जो नियम है उसको फॉलो करें। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी आपको बात मैं बता दूं कि ये बाकी जितने कंट्रीज हैं, अगर ये दुबई में चला रहे हैं तो दुबई के हिसाब से चलाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में चला रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से चलाएंगे, बट अगर इंडिया में चला रहे हैं तो अपने हिसाब से चलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे किसी को कोई लेना, देखिए अवेयरनेस बड़ा मैटर करता है और हमारे देश में हमें लगता है कि अवेयरनेस तब आती है जब तक उस पर कुछ एकदम कुछ बड़ा ना हो जाए, जब तक पब्लिक डोमेन में नॉलेज में ना आए। हाँ, नॉर्मली आप हमारे यहाँ तो अगर मान लीजिए गड्ढा खुदा है तो ये नहीं है, जनरली ये है कि हम इसको अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट, क्योंकि हमारा जिम्मेदारी हमारे टैक्सेस पे चल रहे हैं। लेकिन नहीं है, हम गिर गए, टूट गया पैर, एक्सीडेंट नहीं होगा, हाँ, जब तक मेजर कुछ नहीं होता है उसमें भी बहुत कम लोग हैं। और उसी तरीके से सिस्टम है, उसी कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस से चलता रहता है कि ठीक है गिर गए तो गिर गए, देख के चलना चाहिए था, जबकि ये जिम्मेदारी तो खैर सरकार की है कि अगर नहीं है तो आप नागरिक कैसे जा रहे हैं। तो उस टाइम पे हमने किया, तो दिल्ली हाई कोर्ट से तो खैर हम इसको हारे, बट सुप्रीम कोर्ट, फिर हमने इसको सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट जब चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या बोलते हैं इस पे गाइडलाइन बनाने का आदेश दिया। तो उस गाइडलाइन के बाद सबसे पहले अरेस्ट हुआ था राज कुंद्रा। हाँ, इन्होंने इतनी फुहड़ता, इतनी वल्गैरिटी फैला दी थी, मतलब पोर्न में, मतलब ट्रिपल एक्स जो वो होती है उसमें, और इसमें सिर्फ एक रत्ती भर का डिफरेंस छोड़ा था इन्होंने, नहीं तो बिल्कुल पोर्न ही परोसना चालू कर दिया था। इसमें देखिए ना कई सारे चीजें हैं, जैसे उसमें भी कई सारे स्टेजेस हैं। एक होता है कि ये जो बेसिकली परोसते हैं या ये जो स्ट्रीम करते हैं, इसको एक कैटेगरी आता है सॉफ्ट पॉर्न का, या 18+, एक 18+ होता है, फिर उससे ऊपर आ जाता है, फिर 18+ के ऊपर है सॉफ्ट पॉर्न। तो ये बेसिकली उस तरीकों के स्ट्रीम करते हैं, चाहे आप उल्लू ऐप देख लीजिए, आल्ट बालाजी देख लीजिए, हाँ, तो इन सब लोगों का तो यही है। और उस टाइम पे मैं खैर उल्लू ऐप के जब ये अरेस्ट हुआ उसके बाद उल्लू ऐप के मालिक के अगेंस्ट में अपीयर था मुंबई में, उसके खिलाफ भी मैं रहा इन्हीं सब मामलों को। तो इसके बाद थोड़ा एक्शन हुआ, बट होता क्या, कुछ दिन तक चलती हैं चीज़ें, फिर शांत हो जाती हैं। नहीं, वो जब उससे छूट करके राज कुंद्रा, अब देखो ये धर्म के लिए हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली ही चीज़ थी ये। हमारी जो भावनाएं भी आती, तिलक लगा करके आते हैं, उनको पता ही नहीं तिलक का महत्व क्या है, बाहर आते हैं और इस टाइप से वहाँ पर हम यूँ देखते हैं कि शिल्पा शेट्टी हो गई या फिर और बहुत सारे इस टाइप से वो हो गए, वो ये कर रहे होते हैं कि मतलब पता नहीं कितनी बड़ी विजय करके आए हैं, जबकि किस केस के अंदर गए थे लोगों को पता भी नहीं था कि वो क्या परोस रहे हैं लोगों को। वो एक्चुअली उसने क्या किया कि जनरली क्या है, जितने डोमेन खरीदे गए हैं, OTT के डोमेन खरीदे गए हैं आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन कंट्री में खरीदे गए हैं। इसने क्या किया, जो राज कुंद्रा का डोमेन खरीदा गया उसने खरीदा इंडिया से, इंडियन डोमेन। अब ये आ गया इंडियन जुरिडिक्शन में, सो इंडियन जुरिडिक्शन में आया, नया गाइडलाइन है। उसी के बाद, और चूंकि पॉर्न तो यहाँ पहले से ही बंद है, तो उस चक्कर में ये जेल गया। ओके हाँ, तो इसके साथ बाकी सारे के साथ क्या है कि बाकी सारे रजिस्टर्ड ही बाहर, जैसे उल्लू ऐप है वो मेनली रजिस्टर्ड है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, वो उसका वेबसाइट भी ही नहीं है हमारे, तो हमारा जुरिडिक्शन ही नहीं है। तो हमारा जुरिडिक्शन सिर्फ बिजनेस का आता है। तो अब बिजनेस का आता है, GST का आता है, लॉ का आता है कि अगर हमारे यहाँ आप स्ट्रीम कर रहे हो तो क्या स्ट्रीम करोगे। ओके, ठीक है। तो अब स्ट्रीमिंग का है तो स्ट्रीमिंग पे भी वही सिस्टम है कि जिस तरीके का लॉ है, जो लॉ होगा उस लॉ के हिसाब से चलेंगे। बट आज भी अगर आप देखो तो हमें लगता है करंट सिनारियो में सिर्फ अब बाईपास हो ही रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका उस प्रॉपर चेक बैलेंस है ही नहीं कि उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट, अगर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो हमें लगता है जिस तरीके से, जिस स्तर पे आजकल आप, हमें लगता है बहुत कमी ऐसी कोई पिक्चर होगी या कोई वेब सीरीज होगा जिसको आप बैठ करके फैमिली के साथ देख पाएँ।
या फिर ऐसा किसी ग्रुप में बैठ करके देख पाए। उसका कारण ये है कि आज हमारे लिए एक नया, इट्स अ न्यू नॉर्मल, ठीक है ना। हाँ, आजकल गाली गलौज, न्यूडिटी, इट्स अ न्यू नॉर्मल। उनको लगता है लोगों को कि ये कूल है, और यही जो है क्या बोलते हैं, हमें लगता है कि मॉडर्न होने का एक नया एग्जाम्पल है या नया तरीका है कि हम गाली दे रहे हैं या फिर हम इस तरीके की चीज़ों को परोस रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे अभी देखिए क्या है, हमें लगता है एक फेज आता है हर चीज़ का, इस पे भी एक्शन होगा ही होगा। सर, आपने एक याचिका डाली थी गुंजन सक्सेना, जो मूवी आई थी, जी उस मूवी के अंदर जो हमारी वायुसेना है, मतलब जो एयरफोर्स है, उसका जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया था, उसको वो क्या इशू था, क्या वो पूरी चीज़ थी? देखिए, अगर मूवी देखें ना तो गुंजन सक्सेना मूवी जो है बेसिकली उसने ऐसा दिखाया उसमें कि ये अल्ट बालाजी की थी? नहीं आल्ट बालाजी पे नहीं थी ये, एक तो सिनेमा में भी आता है, ये अमेजन प्राइम पे, अमेजन प्राइम पे आई थी। ओके। और उसमें बेसिकली इन्होंने ना ये दिखाया कि एयरफोर्स में जो है वुमेन्स को कितने तरीके से मतलब मिसट्रीट किया जाता है, जो कि एक्चुअल में जो गुंजन सक्सेना है उसने खुद एक लिख के बताया कि इस तरीके की कोई हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं ये हुआ। रियल स्टोरी पे थी? ये रियल स्टोरी बेस्ड है, गुंजन सक्सेना पायलट पे, उस पर रियल बेस्ड था, एयरफोर्स ऑफिसर। तो उन्होंने खुद भी बोला कि ये जो है इस तरीके का हमारे साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हुआ नहीं है। तो जिस तरीके इस पे एयरफोर्स ने, जब इन्होंने क्या बोलते हैं, इन्होंने एयरफोर्स से परमिशन भी ली, इन्होंने परमिशन में लिखा था कि किसी भी तरीके से जो एग्रीमेंट बनता है कि किसी भी तरीके से आप रॉन्ग पोर्ट्रेयल नहीं करोगे। ओके। फिर इन्होंने जब ये वापस स्ट्रीम किया था तो इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि हम ये सीन हटाएंगे, इसमें हम कट करेंगे, बट उन्होंने फिर उसको स्ट्रीम कर दिया। हाँ, एक बार तो स्ट्रीम कर दिया। हाँ, स्ट्रीम कर दिया। तब हमने जो है क्या बोलते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, क्योंकि हमारी एनजीओ जो है बेसिकली पैरामिलिट्री मार्टियर्स और मार्टियर्स बेस्ड जो है वो करती, उनके लिए काम करती। तो हमारा खुद का, और मैं खुद भी एक आर्मी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो अपना भी एक सेंटिमेंट है जो सारी चीज़ों पे। तो यहाँ पे हमने फिर सुप्रीम हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, तो हाई कोर्ट ने विद इन अ डे, सेम डे जो है ऑर्डर कर दिया था कि हमारे रिप्रेजेंटेशन को डिसाइड किया जाए। ओके। हाँ जी, तो फिर इसके हमारे फेवर में फैसला है क्या? हमारे फेवर में था गुंजन सक्सेना को कि हमारे इनको सेम डे। बट होता क्या है कि जब एक बार स्ट्रीम हो जाता है तो कई सारे प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। हाँ, तो उसको हटाना फिर वो नहीं। वो हटाना क्या, बेसिकली मैंने वही बोला ना कि सिस्टम इस मामले में हमारा इतना एक्टिव है नहीं कि इतना एक इन सब चीज़ों पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले, क्योंकि जब आप एक दो चीज़ों पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेते हैं तब क्या होता है, एक नज़ीर सेट होती, हाँ, ठीक है, एक नज़ीर प्रेसिडेंट हाँ होता सेट। हाँ, तो वो होता नहीं है। आदमी को लगता है ठीक है, आप एक केस है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर अगला केस। तो एक लिटिगेशन प्रोसेस में बिलीव करते हो, चूँकि ये भी मिलियंस की कंपनी है, इनके जो प्रोडक्शन है, धर्मा प्रोडक्शन ही किया था इसको। तो इन लोगों को किसी भी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वाले तो ये है ना, वो करण जौहर एंड ऑल ने किया था इसको, तो इनके प्रोडक्शन से हुआ था। ओके। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि अब चूँकि आपके ही उसका ये बहुत ज़्यादा एक फेक रेप केसेस जो हैं वो आजकल, ये अतुल सुहास, मतलब बहुत सारे ऐसे फेक रेप केसेस होते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई जेन्युइन रेप केस भी हो, उसके ऊपर इतनी सुनवाई नहीं होती है, डिले होता है, मतलब इतना डिलीजेंस से काम नहीं होता है। अच्छा, ये जो सवाल है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारी न्याय व्यवस्था के अंदर कहीं न कहीं ये बड़ा लूप होल नहीं है। अभी हमने अतुल सुहासकर का हमने मामला देखा, जिसके अंदर उसने जब सुसाइड कमिट किया तो उसने जज का भी नाम मेंशन कर रखा था। और ये बातें कहीं न कहीं ऐसी तो नहीं है कि भई जो न्याय व्यवस्था है उसके अंदर हमारा जो विश्वास है उसको कम कर रही हों? देखिए, न्याय व्यवस्था ऐसा नहीं है। देखिए, हम कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते कि न्याय व्यवस्था हमारे हिसाब से, समाज के हिसाब से काम नहीं कर रही। जहाँ तक रही बात अतुल सुभाष मामले की, तो अतुल सुभाष का मामला कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए। जो इंडियन सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, उसका एक टाइम है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ टाइम है जो लेता ही लेता है। और जो देखिए किसी भी तरीके से जब ये मेंटेनेंस डिसाइड होता है किसी भी कोर्ट द्वारा, तो वो उसके इनकम के बेस पे डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि हवा में डिसाइड हो जाता है। दोनों पार्टी अपना एक इनकम एफिडेविट सबमिट करती है, उस बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करती है। अब देखिए, बात जो जहाँ तक रही कि फेक एलिगेशंस की, तो वो ज़्यादातर मामलों में होता है, और मैट्रिमोनियल मामलों में तो बहुत ही है कि एक सेट फॉर्मेट है
कि आप सपोज आए कि हमें जी इन पे ये एलिगेशन, शादी नहीं चली तो लड़की पक्ष दहेज। का दिए कि आप दहेज लगा दो, 377 लगा दो, बाकी कोई फैमिली मेम्बर है तो उन पे 354B लगा दो। अब बोलिए ये धाराएं 370 कौन कौन सी है? 354B है बेसिकली कि मान लीजिए छेड़खानी का लगा दो आप, इवन अगर मान लीजिए कोई घर में और भाई बहन रह रहा है तो उन पे आरो मारपीट का लगा दो, डोमेस्टिक वायलेंस का लगा दो, मतलब बहुत जो किसी भी स्तर तक जा सकता है, क्योंकि जब नहीं चलता तो कई सारे मामलों में तो 376 तक भी लगा देते हैं लोग। तो इस तरीके के है, लेकिन अब होता क्या है कि अब लगातार चूंकि फेक मामले इतने ज़्यादा आने लग गए हैं तो अब पुलिस भी इसको ऐसा नहीं है कि अनटिल अनलेस कोई तुरंत, क्योंकि जब होता क्या है कि कोई जेन्युइन केस है तो जेन्युइन केस में देखिए मेडिकल रिपोर्ट रहता है कि अगर किसी का एक्चुअल में रेप हो गया या किसी को एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मारपीट कर दी गई और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ एविडेंसेस क्रिएट होते हैं कि अगर हम किसी को मार पीट रहे हैं तो उस बेसिस पे पुलिस अपने तरीके से एक्शन लेती है। सेट फॉर्मेट में पुलिस को भी अब धीरे चूंकि क्या है वो भी डेली यही मैटर डील कर रहे होते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि मामले में कितनी जेन्युइननेस है। जैसे हम लोगों के पास भी जब मामला आता है तो हमें भी पता चल जाता है कि मैटर देख करके, FIR देख करके कि इस मैटर में कितनी जेन्युइननेस है कितनी नहीं है ना। तो फिर उसी हिसाब से प्रोसीड होता है और फिर कोर्ट भी है। अच्छा, कोर्ट के सामने समस्या क्या है आज के टाइम में? एक तो लैक ऑफ सिस्टम मतलब मैं कह रहा हूँ स्टाफ का है, जो बर्डन है वो ज़्यादा है। एक जज के पास 200-300 मुकदमे हैं। अब उसको